चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम जा रहे हैं बात करने कि हमारा फर्स्ट लॉ का लिमिटेशंस क्या था ताकि हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने, जो नेक्स्ट रहेगा हमारा दैट इज लिमिटेशंस लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इनका क्या लिमिटेशन था? सबसे पहला इनका क्या था लिमिटेशन कि द फर्स्ट लॉ is unable the first law is unable to predict the direction of change और फिजिबिलिटी का मतलब रिएक्शन कितना फास्ट है कि स्लो है, ये फर्स्ट लॉ नहीं बताया था। फिजिबिलिटी मतलब रिएक्शन कितना फास्ट है कि स्लो है। फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस in particular direction पहला इनका ये था डिमेरिट। दूसरा इनका क्या डिमेरिट था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट गिव any idea about the extent to which the change take place मतलब ये हमें ये नहीं दिया आइडिया कि जो भी चेंजेस हो रहा है वो कहाँ तक होगा। जैसे मान लो वाटर है, गर्म हो रहा है, वो बनेगा वेपर, तो कितना वाटर गर्म होगा, कितना वेपर में कन्वर्ट होगा, ये सब का आइडिया हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं दिया था। क्या हुआ था? नहीं दिया था। तब जाके हमारा क्या आ गया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हमें स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन कितना फास्ट है, फिजिबिलिटी के बारे में आइडिया दिया था। तो क्या हुआ कि आफ्टर दैट स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी spontaneity or feasibility of a physical process or chemical process is decided by सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कौन किया डिसाइड इसको? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताया कि हमारा रिएक्शन कितना स्पॉन्टेनियस है और कितना फिजिबिलिटी है।
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रोसेस? जो इंटर कन्वर्टिबल हो, जैसे वाटर से आइस, आइस से वाटर। केमिकल मीन्स जो इंटर कन्वर्टिबल ना हो, जैसे मिल्क से दही बन गया, अब दही से वापस मिल्क नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी दोनों का मतलब एक ही है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन इमीडिएट हो जाए। क्या हो जाए? रिएक्शन, जो रिएक्शन इमीडिएट हो जाए। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ए spontaneous process is a process, a spontaneous process is a process in which the process occur without work being done on it, जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास गर्म पानी है, तो आपको गर्म पानी आप घर में ला के रख दो, तो आपको ठंडा करने के लिए कोई फ्रीज लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ऑटोमेटिक गर्म पानी से वेपर बाहर निकलेगा, बाहर का टेम्परेचर मेंटेन करके वो कूल हो जाएगा। क्या आपने ठंडा होने के लिए कुछ काम किया? नहीं किया। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। और इसी को स्पॉन्टेनियस का दूसरा नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं फिजिबल। और क्या बोलते हैं इसको हम फिजिबल भी बोलते हैं। तो ये तीनों का मीनिंग एक ही हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को क्लासिफाई करते हैं। हम क्या करेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम जा रहे हैं क्लासिफाई करने। कैसे कैसे? जैसे मान लीजिए पहला हम बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस where no initiation is needed, मतलब यहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोसेस अपने आप हो जाएगा और फास्ट होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस जैसे मान लीजिए अगर हमने एक बार लिया शुगर और उसमें हम डाल दिए वाटर, तो ऑटोमेटिक शुगर वाटर में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बन जाएगा। आपको इसको अलग से हीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो शुगर प्लस वाटर इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस। क्या इसे हमें कोई रिक्वायरमेंट, कोई एनर्जी लगेगा? नहीं लगेगा। और दूसरा हम बात करते हैं जहां पर हमें कुछ इनिशिएशन करना पड़े, मतलब spontaneous process where some initiation is required. A spontaneous process where some initiation is required. जहां पर कुछ हमें लगता है, जैसे कार्बन सॉलिड है। क्या है ये? कार्बन सॉलिड।
जैसे आप इसमें फायर लगाए O2, ये इमीडिएट क्या बन जाएगा, CO2 गैस, फिर ये रुकने वाला नहीं है। या जैसे आप CaCO3 जो सॉलिड फॉर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चूना, ये जैसे डिसोसिएट करेगा ये इमीडिएट बन जाएगा लाइम प्लस CO2। थोड़ी सी ही केवल हीट करने पर, थोड़ा सा हीट कर, जहां CaCO3 को आप हीट किए इमीडिएट ये बन जाएगा CaO को और हम क्या बोलते हैं, लाइम, क्या बोलते हैं इसको हम, प्लस CO2। मतलब ये भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन आपको इसको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार स्टार्ट करेंगे तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, लेकिन शुगर प्लस वाटर है, इसमें प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ये खुद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो हम दो पार्ट में क्लासिफाई किए, एक जहां पर हमें डिस्टरबेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और एक जहां आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? चलो अगला हम बात ये कर रहे हैं कि मान लीजिए अब एक बार स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्टार्ट तो हो गया, तो ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक ग्लास चाय बनाया या एक कप चाय बनाया, चाय को आपने आकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अब उस चाय जब तक गर्म रहेगा तब तक चाय से वेपर निकलेगा, हाँ कि ना? एक बार चाय ठंडा हो जाएगा तो क्या वेपर निकलेगा? लेकिन हम केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे कि रूम का टेम्परेचर इज इक्वल टू चाय का टेम्परेचर, मींस इक्विलिब्रियम। माने उसके बाद हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और चेंजेस proceeds till equilibrium is achieved, till equilibrium is achieved। उसके बाद क्या होगा, ये रुक जाएगा। समझ में आया क्या बोले हम? चलिए अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं बात करने कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या जो हमारा एंथैल्पी चेंज है वो उसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस एंड एंथैल्पी चेंज। स्पॉन्टेनियस से हमारा एंथैल्पी में क्या चेंज होगा। तो अब बताइए क्या होगा। जब मान लीजिए, मेरी बात सुनिए, जब कोई सिस्टम काम कर रहा है, जैसे मान लो अगर मैं काम कर रहा हूं तो हम थकेंगे कि नहीं, हम टायर्ड होंगे कि नहीं होंगे। मतलब जब मैं काम कर रहा हूं, जब मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो हमारी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। आप अगर जिम कर रहे हो तो आप थकते हो ना जी, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि द साइन ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी may be taken as a criteria for the spontaneous of a process, for the spontaneous of a process and decrease of enthalpy, and decrease of enthalpy।
दैट इज डेल एच विल बी इक्वल टू नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब प्रोसेस हो रहा है तो एनर्जी घटेगा तो डेल एच का वैल्यू घटेगा तो क्या होगा? नेगेटिव। मतलब अगर डेल एच का वैल्यू नेगेटिव है तो आप क्या समझ जाओगे? प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है, रिएक्टिव है, फिजिबिलिटी है, सबका मीनिंग एक ही है। अब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि लिमिटेशन ऑफ क्राइटेरियन ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी। लिमिटेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी। जैसे सबसे पहला हम बात करें तो हम क्या लिखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर also known to occur spontaneously. Endothermic reactions are known to occur spontaneously। मतलब एंडोथर्मिक मतलब जो हीट लेता है, जो हीट ले रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम H2O लिक्विड में है, क्या है? लिक्विड में है। अगर इसको हमें गैस में कन्वर्ट करना है, क्या इसको हम गर्म करेंगे, हीट देंगे? तो जब हम H2O को लिक्विड से किस में कन्वर्ट किए? गैस में। तो जो हमारा डेल एच का वैल्यू आएगा वो समथिंग क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमने क्या बोला कि सिस्टम तो स्पॉन्टेनियस हो गया, क्योंकि जैसे आप पानी को गर्म किए तो कोई ताकत इसको वेपर फॉर्म में बनने से नहीं रोक सकता। मतलब एनर्जी अब दे रहे हो तो एंथैल्पी बढ़ रहा है ना। तो इसीलिए क्या हो गया? ये लिमिटेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी, ये लिमिटेशंस हो गए। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है कि रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। दूसरा इसका लिमिटेशन है कि रिएक्शन कभी पूरा खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी आपको हम बोले थे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब तक मेंटेन रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो इक्विलिब्रियम आने पर क्या होता है कि जितना हमारा रिएक्टेंट में है ये मोल है, उतना ही हमारा प्रोडक्ट में है, कोई खत्म नहीं हुआ। यानी रिएक्शन डू नॉट गो फॉर कंप्लीशन। दूसरा हो गया इसका लिमिटेशन। तीसरा क्या हो गया इसका लिमिटेशन कि रिवर्सिबल रिएक्शन also occur। मतलब कभी कभी जो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट हमारा बनता है प्रोडक्ट, कभी प्रोडक्ट बैक हमारा रिएक्टेंट भी बन जाता है। तो वैसा स्पॉन्टेनियस से हमें क्या लेना देना है कि नहीं? तो ये सब क्या हो गए? हमारा लिमिटेशन ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी। अब हम जा रहे हैं बात करने कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस। तो देखो स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो फटाफट काम हो। जैसे मान लो बहुत लोग देखे होंगे कि किसी किचन में जो खाना बनता है, तो जैसे आपने मस्टर्ड ऑयल लिया या जो भी आपने रिफाइन ऑयल लिया, जब वो पूरा गर्म हो जाते हैं उसमें आप अगर एक ड्रॉप भी वाटर डालोगे तो
तो आप देखे हुए कैसे ऑयल पूरा हाइट तक जंप मारता है। तो ये सब क्या हो गया, दिस ऑल आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस, इट हैज गॉट मैक्सिमम डिसऑर्डर, है कि नहीं। तो अगला जो हम जा रहे हैं पढ़ने वो हमारा रहेगा व्हाट इज रैंडमनेस। क्या हम बात करेंगे, व्हाट इज रैंडमनेस और डिसऑर्डर, व्हाट इज रैंडमनेस और डिसऑर्डर एंड स्पॉन्टेनिटी एंड स्पॉन्टेनिटी, हम इनकी जा रहे हैं बात करने कि ये क्या होते हैं हमारा, क्या नहीं होते हैं। चलो, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। बहुत सारे प्रोसेस हैं, हम एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझते हैं कब हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कब हमारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे मान लीजिए अगर हम दो गैस को मिक्स कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दो गैस को मिक्स कर रहे हैं। आपको पता है कोई भी गैस दूसरे गैस से आसानी से मिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप घर में बैठे हो, कोई भी अगर एक बार डीओ का अगर एक स्प्रे प्रेस कर दिया तो रूम के हर एक कॉर्नर पर उसकी जो भी फ्रेगनेंस है वो सबको पहुंच जाएगी। मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी आपके रूम में ऑक्सीजन गैस था जो क्योंकि आप ब्रीथ कर रहे थे, और जो डीओ का एक स्प्रे है वो उससे मिक्स हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, मिक्सिंग ऑफ टू गैस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि उसके लिए आपको कोई एनर्जी नहीं देना पड़ा, है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन हम तो मिक्स कर दिए, अब हम इसका आते हैं रिवर्स में। बट वंस द गैसेज आर मिक्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। एक बार जब गैस मिक्स हो गया तो वो फिर सेपरेट नहीं हो सकते। मतलब क्या होगा, वो प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हमारा काम क्या है उसको अलग अलग करना। लेकिन अगर अलग हो गया तो स्पॉन्टेनियस हुआ, वो तो अलग हो ही नहीं रहा है ना, तो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जिस तरह अगर मिक्सिंग ऑफ गैस को हम क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसी प्रकार कि इफ गैसेस आर मिक्स्ड, अगर हम गैस को क्या कर दिए, इफ गैसेस आर मिक्स्ड एंड इफ वी want to separate, if we want to separate then it is non spontaneous process। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी जाने से पहले कुछ और हम बात करते हैं कि ड्राइविंग फोर्स इज द ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ ए प्रोसेस। मतलब कुछ भी अगर हमें काम करना है तो अंदर में कोई ना कोई एक फोर्स होना चाहिए। कुछ भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम चल भी रहे, अगर हम मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं ना, तो मेरे अंदर एक एनर्जी होगा जो हमें फोर्स करेगा, है कि नहीं। तो कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो एक ड्राइविंग फोर्स मैंडेटरी है कि नहीं। नहीं तो अगर आप सोए हो, अगर आपका अंदर में एनर्जी ना हो तो आप सोकर उठ भी ना पाओ। तो अगला जो हम जा रहे हैं बात करने वो है व्हाट इज एंट्रोपी। व्हाट इज एंट्रोपी, हम एंट्रोपी को क्या बोलते हैं। तो हम एंट्रोपी को क्या बोलते हैं, द डिग्री ऑफ randomness
the degree of randomness or disorder in a system, the degree of randomness or disorder in a system is known as entropy. जितना रैंडमनेस हो, जितना भी इनडिसिप्लिन्ड हो, दिस ऑल आर टर्म्ड अंडर एंट्रोपी. ये फर्स्ट. अगर इसका हम सेकेंड डिफिनेशन लिखें तो क्या होगा? द property of a system measures the degree of disorder. The property of a system measures the degree of disorder or randomness in the system, or randomness in the system. ये सिस्टम के प्रॉपर्टी मेजर करता है कि हमारे सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है या रैंडमनेस है. क्लियर है? अब देखिए, जो हमारा एंट्रोपी का सिंबल होता है वो क्या होता है? छोटू कैपिटल एस. क्या होता है? कैपिटल एस. तो अगर एंट्रोपी का अगर हम बारे में बात करें, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? क्या बोले हम? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? किसका? ऑफ एस. एस मतलब एंट्रोपी. तो सबसे पहला हम बात करें कि एंट्रोपी क्या है. ये हमारा एक स्टेट फंक्शन है. क्या है ये हमारा एक स्टेट फंक्शन है जो केवल किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इसको कोई मतलब नहीं है कि हमारा प्रोसेस इनिशियल से फाइनल आने में कौन सी पाथ फॉलो किया. गॉट इट? दूसरा हम बात करें, ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन मास. ये क्या है? हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एंट्रोपी में चेंज हुआ तो उसको हम डिनोट करते हैं किससे? डेल एस. और अभी हम बोले कि ये आपका स्टेट फंक्शन है, यानी किस पर डिपेंड करेगा? फाइनल एंड इनिशियल. तो चेंज में हम क्या लिखेंगे? डेल एस बराबर एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल. समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं? अगर यही मान लीजिए, ये तो हमारा कोई प्रोसेस हो गया. अगर मान लीजिए हम कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं. हम क्या ले रहे हैं? एक रिएक्शन ले रहे हैं. तो क्या होगा अगर हमने बात किया एक रिएक्शन का? तो रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी हमारा एक रिएक्टेंट है, ये हमें क्या देगा? प्रोडक्ट देगा. अब इसका अगर हम निकालें एंट्रोपी चेंज तो क्या होगा? डेल एस बराबर एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ रिएक्टेंट. ये हमारा हो गया चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ऐसा क्यों लिखे? बिकॉज इट इज ए स्टेट फंक्शन. चलिए अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिकल में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ एंट्रोपी. मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ एंट्रोपी, ये हम कैसे बात करते हैं? तो एंट्रोपी क्या होता है? देखिए एंट्रोपी क्या होता है कि द एंट्रोपी चेंज, the entropy change of a system
the entropy change of a system may be defined as the integral of all the terms, may be defined as integral of all the terms involving heat exchange, जिसको हम क्या बोलते हैं स्मॉल q, डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ड्यूरिंग each infinitesimally a small change of the process carried out reversely at constant temperature, इसको क्या बोलते हैं हम आइसोथर्मल, याद है ना। मतलब एंट्रोपी को हम क्या बोल सकते हैं ds, तो हमने क्या बोला इंटीग्रल इज इक्वल टू, जब हमने बोला इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज, मतलब जो हमारा हीट चेंज है वो एकदम छोटा होगा, लेकिन प्रोसेस कैसा है हमारा रिवर्सिबल है, और t क्या है कांस्टेंट है ना, यानी ये हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। अरे आया कि नहीं आएगा, क्योंकि t कांस्टेंट है, तो यानी इसको आफ्टर इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, और अगर बड़ा चेंज हुआ तो क्या होगा डेल एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाई टी। यही हमारा क्या होता है एंट्रोपी का मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या होता है ये एंट्रोपी का मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इससे हम क्या समझें, हमें वो देखना है कि इसको हम कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करें, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैसे हम बनाएंगे। तो पहले तो आपको एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यू में ये फॉर्मूला रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज होल्डिंग करेक्ट फॉर एंट्रोपी। क्लियर है। दूसरा, अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि इफ heat is absorbed, then del S is equal to positive। अगर जैसे जैसे, सही बात है, जैसे जैसे सिस्टम को और हीट दोगे उसके मॉलिक्यूल्स और एनर्जी गेन करेंगे और आपस में और ज्यादा कोलिजन होगा तो और एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, हाँ कि ना। तो वही लिखा है ना कि अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एंट्रोपी विल इंक्रीज। क्या बोलेंगे इसको हम, एंट्रोपी विल इंक्रीज। समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं। चलो पहला, अब एब्जॉर्ब के जगह अगर हीट लॉस किया तब क्या होगा। इफ हीट इज इवॉल्व तो क्या होगा, एंट्रोपी क्या हो जाएगा नेगेटिव। मतलब हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी विल डिक्रीज।
क्लियर है ये दो पॉइंट। अब अगर हम बात करें कि एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, यूनिट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का हमारा यूनिट क्या होता है, अभी हमने क्या लिखा फॉर्मूला, चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर, यानी इसका यूनिट क्या हो गया, हीट का यूनिट क्या होगा जूल, और टेम्परेचर का पर केल्विन। ये हमारा हो गया एसआई यूनिट का। अगर हम पूछे सीजीएस में क्या, ये किस में हो गया एसआई यूनिट। अगर हम पूछे बेटा सीजीएस में क्या होगा, तो जूल जगह क्या लिखे कैलोरी केल्विन इनवर्स, तो वो हमारा हो गया किस में एसआई में, और ये किस में हो गया सीजीएस में। दीज आर द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। अब अगर हम बात करें कि जो ये एंट्रोपी है, आपको पता है कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहां पर लिखवाए थे अभी आपको हम दोनों पॉइंट, कि एंट्रोपी हमारा स्टेट फंक्शन है और एंट्रोपी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कि ये मास पर डिपेंड करता है। ये क्या करता है, मास पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हम एंट्रोपी का यूनिट अगर हम मास के टर्म में लिखे तब क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे एंट्रोपी किस में लिखेंगे यूनिट, जब अगर हम एक्सटेंसिव की बात कर रहे हैं, एक्सटेंसिव मीन्स जो मास पर डिपेंड करे, तब इसका क्या होगा यूनिट। अगर मैं एसआई की बात करूं तो क्या होगा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर हम बात करें सीजीएस में तो क्या हो जाएगा कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो पहला वाला हमारा हो गया यूनिट ऑफ एंट्रोपी कब, जब ये हमारा स्टेट फंक्शन है, ये केवल कहां डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल में। दूसरा वाला हमारा यूनिट है कब, जब एंट्रोपी को हमने माना क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिस पर वो मास पर डिपेंड करता है। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी को हम क्या बोल सकते हैं, कि मतलब हमारा सिस्टम कितना डिस्टर्ब हो रहा है, कितने हमारे सिस्टम में रिएक्टिवनेस है, कितने हमारे सिस्टम में एक्टिवनेस है, इसी को हम बोलते हैं क्या फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। अब हम ये बात कर रहे हैं कि एंट्रोपी को हम कैसे सिस्टम एंड सराउंडिंग पर बात करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्चुअली हमें मेन चीज पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हमें सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स के बारे में आइडिया है कि नहीं, आइडिया होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने एंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। आइए हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई एक सिस्टम ले लिया जो पूरा एकदम आइसोलेटेड है, उसमें अगर मिक्सिंग ऑफ हम गैस कराते हैं तो क्या होगा, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। फिर से बोलो, हम क्या बोले, हमने अगर दो गैस लिया, दोनों गैस को हम मिक्स करा रहे हैं, किस में मिक्स करा रहे हैं, हमने एक वो सिस्टम लिया है जो पूरा का पूरा क्या है आइसोलेटेड है, मतलब कोई भी मास या एनर्जी ना ही बाहर से अंदर ना ही अंदर से बाहर जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जब आप दो गैस को मिक्स करोगे तो क्या होगा, उनके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। जब दोनों गैस आपस में मिक्स करेंगे तो उनमें क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, मतलब ओवरऑल हमारा एंट्रोपी बढ़ेगा। अरे हाँ कि ना, क्या हाँ, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
in an isolated system, in an isolated सिस्टम, मतलब जहां पर मास और एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। द चेंज इन एंट्रोपी will be positive, that is del S greater than 0। क्लियर है? तो ये पहला हम किसके लिए बात कर लिए, जब सिस्टम मेरा क्या है, आइसोलेटेड है। अब अगर मान लीजिए हमारा सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, हम क्या बोले, हमारा सिस्टम अगर आइसोलेटेड नहीं है तो क्या होगा, जो हमारा एंट्रोपी चेंज होगा वो दोनों पर होगा, सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग। क्लियर है? तो अगला हम पॉइंट क्या लिखेंगे कि इफ सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड, अगर सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड नहीं है, देन एंट्रोपी चेंजेस ऑफ बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, दोनों पर ये एंट्रोपी की चेंज होगी, सिस्टम पर भी होगी, सराउंडिंग का भी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा डेल एस टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। ये कब होगा, व्हेन माय सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड। कुछ समझ में आ रही है? अब देखिए, लेकिन अगर यही वाला सिस्टम अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, इफ दिस इज स्पॉन्टेनियस, क्या है ये, अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल एस टोटल विल बी ग्रेटर देन 0। ये स्पॉन्टेनियस है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो डेल एस बढ़ेगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग विल बी ग्रेटर देन 0। ये कब होगा, जब हमारा सिस्टम स्पॉन्टेनियस हो और साथ में क्या हो, नॉन आइसोलेटेड। समझ में आया आपको? अब देखिए, हम आपको पहले पढ़ाए थे कि जो हमारा सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि डेल एस सिस्टम एंट्रोपी जो टोटल है वो किसके बराबर होगा, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, यानी ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल एस यूनिवर्स। क्लियर है ये वाला? चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा एक एक करके विजुअलाइज करेंगे कि कैसे हमारा नॉन आइसोलेटेड में प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं कि नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा सिस्टम क्या क्या, कैसे कैसे सब क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने पहला केस लिया ए, हमारा एक ये वाला हमने लिया कंटेनर, ये हमारा जहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये हमारा हो रहा है सिस्टम, और इसके बाहर वाले को हम बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं बाहर वाले को? बाहर वाले को हम बोलते हैं सराउंडिंग।
हमारा सिस्टम क्या है, माई सिस्टम इज नॉन आइसोलेटेड, मतलब हमारा सिस्टम से बाहर हीट फ्लो होगा। अरे हाँ कि ना, सिस्टम से हमारा बाहर हीट फ्लो होगा। जब सिस्टम से हमारा हीट बाहर फ्लो होगा तो हम क्या बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे कि ये वाला हमारा सिस्टम शो करेगा एंट्रोपी किसका, सिस्टम का, और बाहर वाला क्या शो करेगा, एंट्रोपी किसका, सराउंडिंग का। किसका शो करेगा, सराउंडिंग का। तो हमने इसमें क्या देखा, केस ए में अगर हम सबसे पहला की बात करें, केस ए की बात करें, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो है नॉन आइसोलेटेड। वो क्या है, नॉन आइसोलेटेड है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है। जब हीट का एक्सचेंज हो रहा है मतलब कि हमारा अगर सिस्टम में स्पॉन्टेनियस है तभी तो जाके हीट बाहर फ्लो कर रहा है। तो यानी हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा डेल एस सिस्टम है इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। अब जब एनर्जी सराउंडिंग को मिला तो इसका भी हीट बढ़ गया, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा डेल एस सराउंडिंग है वो भी जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हमारा डेल एस टोटल ये भी जीरो से बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा पहला केस हो गया। अब अगर हम दूसरी केस बात कर रहे हैं, दूसरी केस में हम जाएंगे तो हमारा आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। सबसे अगर हम पहला बात करें, आपको पता है एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, एंट्रोपी हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन। तीसरा क्या है, अगर हम चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, एस ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एस ऑफ इनिशियल स्टेट। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी अगर एक साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका हमारा एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि जहां से सिस्टम स्टार्ट हुआ था घूम कर आकर वहीं एंड हो गया। मतलब जो इनिशियल वही फाइनल, दोनों का डिफरेंस जीरो होगा। तो साइक्लिक के लिए मेरा एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो। अगला हम बात क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा सिस्टम नॉन आइसोलेटेड है तो डेल एस जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब कि जितना हमारा रिएक्टेंट, जब हमारा रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया बैक इनटू रिएक्टेंट, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डेल एस सिस्टम था दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एस सराउंडिंग। जितना हमारा सिस्टम का था एंट्रोपी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट, तभी तो हम बोलेंगे रिवर्सिबल। यानी अगर इस बार हम निकालते हैं डेल एस टोटल तो ये कितना होगा, ये डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इक्वल अपोजिट कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर हमारा प्रोसेस हो जाए इरिवर्सिबल, क्या हम बोले,
लेकिन अगर हमारा प्रोसेस हो जाए इरिवर्सिबल, तो इस केस में जो हमारा डेल एस टोटल है, या इसको आप क्या बोलोगे, डेल एस यूनिवर्स, ये हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा रिएक्शन केवल एक डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। तो डेल एस टोटल या यूनिवर्स जीरो से बड़ा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस मीन्स दैट देयर इज increase in entropy, means that there is increase in entropy of universe, there is increase in entropy of universe। अब जब एंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब प्रोसेस क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। This means that there is increase in entropy of universe in spontaneous changes, in spontaneous changes। क्लियर है? तो ये हमारा एक हो गया कॉन्सेप्ट किसके रिगार्डिंग, व्हाट इज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। अगर हमारा सिस्टम है क्या, आइसोलेटेड, तो हमारा एंट्रोपी कितना हो जाएगा, जीरो से बड़ा होगा। और अगर हमारा सिस्टम अगर हमारा उससे छोटा है, एक मिनट कॉल करते भाजी, अगर हमारा सिस्टम छोटा है तो इसको हम ये छोटा कर रहे हैं। अगर हमारा सिस्टम नॉन आइसोलेटेड है तो इसमें हम क्या लेंगे, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम भी लेंगे एज वेल एज एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग भी लेंगे। अगर हमारा सिस्टम रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जितना एंट्रोपी सिस्टम का होगा उसी का इक्वल एंड अपोजिट सराउंडिंग का होगा। लेकिन अगर सिस्टम हमारा इरिवर्सिबल है तो एंट्रोपी टोटल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और सिंस एंट्रोपी जो होता है टोटल, उसको हम क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। ये भी जीरो से बड़ा हो गया, मतलब हम क्या बोलेंगे कि यूनिवर्स में हमारा एंट्रोपी कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम कोई उसमें फोर्स दे रहे हैं नहीं। तो क्या हो गया, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके बाद जो हम नेक्स्ट आएंगे वो हमारा रहेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब क्या आएगा हमारा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम ये बात करने जा रहे हैं, क्लियर है?